Hello and welcome back to Study Time Only. Today is Thursday, 4 June 2020 and we are going to discuss The Hindu Analysis. तो यहाँ पे हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे, साथ में देखेंगे हैंड रिटन नोट्स की मदद से किस तरीके से आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आपको एक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो आप उस नोट्स से सभी द हिंदू के डिस्कशन को रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं ये सारी पीडीएफ, सारी पीपीटी, सारी चीजें, मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो वहां आपको ज्वाइन करना है। फॉर ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप, स्टडी टाइम ओनली आपको सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में जाके, और आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुंबई स्केप, अब देखिए ये जो साइक्लोन है, अब इस साइक्लोन के बारे में कल वाले आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छा आया था टॉपिक, तो फुल आर्टिकल्स को हमने डिटेल में कवर किया था। क्या उसके मेजर्स होते हैं वो हमने देखे थे, क्या एनडीएमए का रोल होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल, वो हमने देखा था। हमने किस तरीके से साइक्लोन जो है कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लोन देखा था, और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पे कवर किया था। तो उसको आपको जरूर से देखना है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, जरूर से मैं बोलूंगा जाके पहले उस सारे लेक्चर को देखिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते थे वो सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप पहुंच जाते हैं पेज नंबर 4 में, जहां पे नॉर्थ और ईस्ट की खबरें आती हैं। राजस्थान टॉप्स इन द वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स। देखिए राजस्थान जो स्टेट है, ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है आप कह सकते हैं। तो वायरस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो राजस्थान है उसने टॉप किया है। व्हाइल द डबलिंग टाइम इन द कंट्री 12 डेज, इट स्टेड 18 डेज इन द स्टेट, से हेल्थ मिनिस्टर। तो जिस तरीके से कंट्री के अंदर 12 दिन में जो केसेस थे वो डबल हो रहे थे, वहीं पे 18 डेज लग रहे हैं राजस्थान में। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि राजस्थान जो है ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट हाँ सभी स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पे ये अच्छे से काम कर रहा है और अच्छे से मैनेज इसने वायरस को किया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। मे बी पॉसिबल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन के अंदर जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आप देखेंगे 7 to 11। अब यह 7 to 11 की किस चीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पे G7 जो कंट्रीज हैं, पहले G8 हुआ करती, तो G7 कंट्रीज से कहाँ पे मूव हो गई हैं, G11 कंट्रीज की ओर मूव हो गई हैं। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज G7 कंट्रीज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। G11 कंट्रीज जो प्रपोज हुआ है, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इंडिया को भी यहाँ पे इनवाइट किया है G7 के अंदर, जो इसको G11 बनाएगा। तो ये क्या उसके रिलेवेंस हो जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन हिमालयन स्टेयर डाउन द डायलेमा ऑफ दिल्ली। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो हिमालय का एक तरीके से जो चाइना का रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। चाइना का एग्रेशन जो वहाँ पे आ रहा है, चाइना वहाँ पे क्या पॉइंट्स बोल रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। देन आफ्टर दैट हम देखेंगे इंडिया पार्लियामेंट इज मिसिंग एक्शन। देखिए ये लिखा गया है आर्टिकल MR माधवन के द्वारा। ये जो है आप देखिए, ऐसा नहीं सिर्फ आर्टिकल हमको याद रखना है, इनके नाम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन आर्टिकल लिखता है आपको पता होना चाहिए। जनरल सी चीज़ है, कल को आपको इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इसके ऊपर कौन अच्छा लिखता है, तो आप ये कोट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे रहते हैं जो लिखने वाले राइटर रहते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं किसी किसी टॉपिक के अंदर, तो आप उनके पॉइंट्स, उनके व्यूज़ जो हैं लिख सकते हैं कोट करके। तो MR माधवन जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं, जिस तरीके से हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी भी पार्लियामेंट, राज्यसभा के ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखते हैं, उनके पॉइंट्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं। एक MR माधवन जी है, ये बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा जनरल सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। क्या है इंडिया पार्लियामेंट का जो मिसिंग इन एक्शन, इन्होंने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन दिया है। ये इनके जो सॉल्यूशन है जनरली हम डायरेक्टली उठा के अपने आंसर राइटिंग में पुट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर है जी आर्टिकल लिखा है टी रामकृष्णन।
तो टी रामकृष्णन के द्वारा इसको लिखा गया है, टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स। यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ये रिलेटेड है। यहाँ पे बताया जा रहा है वाटर का किस तरीके से वेस्टेज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से वेस्टेज हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जनरली देखते होंगे, ये जनरली फार्मर्स के ऊपर और इस तरीके से चीज़ों के ऊपर, पावर एंड कंजप्शन के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो जरूर से ये जो मैं कुछ बताता हूँ तो इनके आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, साथ में इनके नाम जरूर से याद रखने हैं। एक अलग से आप सीट बना सकते हैं, सीट में इनके नाम लिख लीजिए और किस स्पेसिफिक टारगेट में ये आर्टिकल्स लिखते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करेगा। टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या फ्री फार्मर्स फॉर फार्मर्स है, किस तरीके से जो फ्री एनर्जी दी जा रही है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, किस तरीके से जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो नीचे जा रहा है और ज़्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है। वो सारे पॉइंट्स अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है, तो वो आर्टिकल आप जरूर से पढ़िएगा। सोशल वैक्सीन के ऊपर आर्टिकल है, सोशल वैक्सीन के ऊपर आर्टिकल है, मैंने उसमें अपने पॉइंट्स रखे हैं, मैंने खुद का आर्टिकल्स लिखा है। तो जरूर से आर्टिकल को आप जाइए एक बार रीड करने की कोशिश करिएगा। एक आपको सोशल वैक्सीन के एक अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। तो मैंने कोशिश किया है, टच दिया है वहाँ पे लिखने के लिए, तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा और देखिएगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके से आप और अपने पॉइंट्स वहाँ पे रखिए कि आपको क्या वहाँ पे अपने जो पॉइंट्स हैं आप जो रख सकते हैं वो सारी चीज़ें रखने की कोशिश कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए रेसिज्म बताया जा रहा है, यहाँ पे यू लाइफ इज शॉर्ट, यहाँ पे मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें रेसिज्म के ऊपर। तो कभी हम रेसिज्म के ऊपर अच्छे से टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, एक फुल फ्लेजेस लेक्चर लेंगे, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये आज का ये एडिटोरियल है, इन चीज़ों को हमको डिस्कस करना है। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे SCQ क्लिनिकल ट्रायल विल रिज्यूम WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या कर दिया गया है, अब इसे रिज्यूम कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं, HCQ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगा दिया गया था किसके द्वारा, WHO के द्वारा। अब जैसे कि इंडिया का जो चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, वो हमारे इंडिया से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं WHO के अंदर, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट क्या निकल गया कि आप देखिए रिज्यूम हो गया फिर से। अब ये नहीं तो ये क्या होता है, इंडिया के जो ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकता था। तो यही सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और बहुत ही साउंडफुल डिस्कशन आज का रहने वाला है, बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन रहने वाला है। लास्ट तक आपको जरूर से देखना, ऐसा नहीं है कि बस आप जस्ट चीज़ों को देख रहे हैं। आप जब तक फुल फ्लेजेस वे में फुल लेक्चर को नहीं समझेंगे, लास्ट तक नहीं देखेंगे, तब तक आप सारी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और आपको डेली देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डेली देखिए, डेली एक नोट्स तैयार करिए अपने। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए, मैं डाउट को सॉल्व करता हूँ। और मे बी पॉसिबल हम कोशिश करेंगे कि संडे के दिन आपके जो भी हफ्ते भर के डाउट होते हैं उन सबको एक क्वेश्चंस ले लिया जाए, उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन हम करेंगे, जिसके अंदर हम आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको हम डिस्कस किया करेंगे फ्लो चार्ट या मदद से। तो आपको क्वेश्चन बहुत पूछना है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेशन वो तभी आ पाएगा जब मिनिमम वीकली के अंदर मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आपके अराइज हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लेते हैं तभी वो सेशन जो है मैं अराइज करूंगा, 10 से 15 क्वेश्चन को डिटेल में कवर करूंगा। तो आपके सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको वहां पे क्वेश्चन अराइज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को अपने। विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स, यहाँ पे पहला आर्टिकल हमारा है हिमालयन स्टेयर डाउन। यहाँ पे देखिए मैंने कोशिश की है एक तरीके से मैप को बनाने की, तो आप इस तरीके से जनरलाइज मैप देखिए। हम फिगर के माध्यम से मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ हमको फिगर के माध्यम से नहीं समझना है, हमको क्या करना है, मैप को बना के देखना है। इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से ये चीज़ों को पुट कर दिया करूं, क्योंकि जनरली क्या होता है लोग मैप तो दिखा देते हैं और डिस्कशन के अंदर आप देख लेते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। कल को अगर आपको कश्मीर का मैप बनाना है, जम्मू कश्मीर को आपको ये दिखाना, रीजन को शो करना है, तो आप कैसे करेंगे? यही आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप उसको प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सके। छोटी छोटी चीज़ें जब मैं आर्टिकल
के अंदर बताता हूं तो वो इसलिए बताता हूं कि आपकी यहीं पे इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जब आप आंसर राइटिंग करने जाए तो आपको सोचना ना पड़े, वहां पे बिल्कुल भी ना ये चीज छोटी छोटी चीजों के बारे में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और फटाफट आप वहां पे बना के आ जाए। ये वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? अक्साई चीन का रीजन है। 1962 के वॉर से इन्होंने कब्जा कर लिया था चाइना ने। ये सीपीसी यहाँ से गुजरने वाला है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है। इस तरीके से आपको जर्नलाइज वे में आप एक जो है मैप तैयार कर सकते हैं अपना खुद का। चाइना क्या कह रहा है? चाइना के यहाँ पे पॉइंट है कि हम टैकल कर सकते हैं किस चीज को? जो हांगकांग का क्राइसिस आप देख रहे होंगे निकल के आया है, वो कह रहा है कि हम इस जो प्रेशर है उसको एक तरीके से झेल सकते हैं। कैन टैकल द प्रेशर ऑफ टू फ्रंट। तो दोनों फ्रंट से जो प्रेशर आ रहा है, एक अक्साई चीन का जो प्रेशर है तो उसको भी झेल सकते हैं, और हांगकांग का जो प्रेशर है उसको भी झेल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा है। चाइना कोशिश कर रहा है कि वो पीसफुल तरीके से राइज करे। अब देखिए पीसफुल तरीके से राइज क्या होता है, मतलब टेक्नोलॉजिकल में ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। और जनरली मैंने आपसे कई बार बात कर चुका हूं कि टेक्नोलॉजी इज अ फ्यूचर। जो टेक्नोलॉजी है वही आने वाले टाइम में डिसाइड करेगी कौन किसके ऊपर रूल करेगा, कौन डोमिनेट रहेगा, कौन इन्फीरियर रहेगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जिसके पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी रहेगी वो उतना ज्यादा आगे रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जैसे ट्रेड वगैरह वो सीपीईसी वगैरह बना रहा है, तो वो ये सारी चीजें। अब देखिए चाइना, आप ये सोचिए क्यों कर रहा है, जनरल सी चीज है। अब इसका सेकंड पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करिए कि क्या हुआ। हमने क्या किया, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन था, हमने पहले तो जम्मू कश्मीर को हमने टेरिटरी कर दिया, यूटी का दर्जा दे दिया यहाँ पे। फिर हमने ब्रॉडकास्टिंग वगैरह भी शुरू कर दी थी, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, चाइना को ये लगने लगा कि मे बी पॉसिबल पीओके रीजन के ऊपर इन्होंने हलचल बढ़ा दी है इंडिया ने, तो इसको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, पीओके रीजन से इसका सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होके गुजर रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा इसने यहाँ पे पैसा लगाया है। तो अगर यहाँ पे इंडिया का रोल आ जाता है, इंडिया यहाँ पे अपना कब्जा कर लेती है, कुछ इस तरीके से कर लेती है, तो चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से वहां से ध्यान भटकाने के लिए अक्साई चीन में ये काम ये कर रही है। तो ये आपके उनके मंसूबों को समझना है, तब आप अच्छे तरीके से आंसर को लिख पाएंगे। आपको चीजों को डिकोड करना आना चाहिए, तब आप चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। हमें हर एक पर्सपेक्टिव को देखना, हमें सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना के करने के रीजन हम कई रीजन यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक रीजन सीपीईसी आपको जरूर से मेंशन करना है कि सीपी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारा वहाँ पे जो एक तरीके से डिटरेंस है वो बढ़ रहा है, हमारा वहाँ पे हलचल बढ़ रही, बहुत सारी चीजें हमारी वहाँ पे बढ़ रही हैं, इसकी वजह से ये चीज कर रहा है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। 7 to 11 दैट मीन G7 कंट्रीज की प्रपोजल आया है। G7 कंट्रीज को आउटडेटेड कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो G7 कंट्री को वो कह रहे हैं कि अब ये आउटडेटेड हो चुका है, इसके अंदर G11 बनना चाहिए। इसके अंदर इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ऐड करना बहुत जरूरी है। तो ये 4 कंट्रीज को इन्होंने ऐड करने की बात की है। तो इनके नाम आपको याद रखना है, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए G8 हुआ करता था पहले, आपको मैं बता देता हूं। मतलब इसके अंदर पहले रशिया इंक्लूड हुआ करता था, लेकिन कुछ मैटर हो गया था जिसकी वजह से G8 से रशिया को हटा दिया गया है और G7 कंट्रीज बना दिया गया। अब जनरली क्या हो रहा है, रशिया कह रहा है, रशिया का कहना यह है कि हमें अगर पूरी तरीके से वहाँ पे G7 के अंदर अधिकार मिलेंगे तभी हम उसको ज्वाइन करेंगे, हमें एक इक्वलिटी मिलेगी तभी हम ज्वाइन करेंगे, वरना हम इस तरीके से ज्वाइन नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा है, क्या ये न्यू कोल्ड एरा का पार्ट बन सकता है? जो G11 कंट्रीज बनने जा रहा है, क्या ये एक न्यू कोल्ड एरा का पार्ट है? क्या इस तरीके से चीजें निकल के आ सकती हैं? तो ये सारे क्वेश्चन जो है अराइज हो रहे हैं। इसके आंसर जो है आगे आने वाले आर्टिकल्स आते ही रहेंगे, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, वहां हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या लोग बोल रहे हैं। देखिए आप इसके ऊपर कोई भी एक वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं कि बिल्कुल एक तरीके से दे दिए कि नहीं सर हाँ ये तो न्यू कोल्ड एरा का पार्ट है। तो इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हो, आपको बैलेंस अप्रोच रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इसके अंदर क्या बात की जा रही है कि यहाँ पे बात की जा रही है टॉक अबाउट डील विद द फ्यूचर चाइना। तो फ्यूचर जो चाइना बन रहा है, एक तरीके से चाइना इमर्ज होकर आ रहा है बहुत तेजी से। वहाँ उनके इकोनॉमिक आप देख लीजिए कितनी तेजी से इमर्ज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इमर्ज हो रहा है, और अपने से अब तो डिफेंस सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो इस
इस तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं चाइना के अंदर, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। पहले जो है इसको एक प्रपोज किया गया था G8+5। G8 कंट्रीज मतलब जब वहां पे रशिया भी हुआ करता था। देन इसके साथ साथ ये तो अब नहीं है, लेकिन पहले ऐसा प्रपोज किया गया था कि इसके अंदर ये कंट्रीज रहेंगी, चाइना, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका। तो ये कंट्रीज के बारे में बात की जा रही थी। अब जनरली G7 जो कंट्रीज है, आपको पता होना चाहिए कि G7 जो कंट्रीज है वो सभी हाई इकोनॉमिक है, मतलब बहुत ज्यादा उनके पास इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल पावर जो कंट्रीज है। लेकिन रशिया को जब इंक्लूड किया गया था तब रशिया एक तरीके से इकोनॉमिक पावर नहीं हुआ करता था, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए इंडिया जो है अभी इकोनॉमिक पावर इतना नहीं है, तो ये पॉइंट भी हम रख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावरमेंट हैं। तो ये आपको यहां पे याद रखना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया पार्लियामेंट इज मिसिंग एन एक्शन। यहां पे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझा देता हूं। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जनरली 3 चीजें होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लॉ को इंप्लीमेंट करता है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है। तो एग्जीक्यूटिव हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट के, मतलब लेजिस्लेटिव के। ये पॉइंट्स आपको समझना है। लॉकडाउन के सिचुएशन में अब एग्जीक्यूटिव ही सारे रूल बना रहा है, जैसे ऑर्डिनेंस पास करवा रहा है, सारे लॉ बना रहा है। एक तरीके से लेजिस्लेटिव का जो रोल है वो भी कौन निभा रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव निभा रहा है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया है, तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। बहुत सारे इस तरीके से पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जनरली आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे पावर बताई गई है कि पार्लियामेंट के पास ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। अब जो सॉल्यूशन बताया, ये सॉल्यूशन आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं टू मीट एट टाइम एंड प्लेस इफ ही थिंक फिट्स। तो प्रेसिडेंट दोनों हाउस को, याद रखिएगा, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ बुला सकते हैं, अलग अलग बुला सकते हैं, उसको समन कर सकते हैं किसी प्लेस पे, किसी टाइम पे, जहां वो फिट समझते हैं। तो ये पहला पॉइंट। सेकंड नंबर पे क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ बोथ हाउसेज। जो रूल ऑफ प्रोसीजर है दोनों हाउसेज के, उसके अंदर जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी समन कर सकते हैं डेट, प्लेस और सेशन को। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि सर कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम जा रही, जहां सभी एमपी नहीं आ सकते हैं, सभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हैं, अब अलग अलग जगह पे, तो वो लोग नहीं आ सकते हैं, इतने ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती है। तो एक सॉल्यूशन होता है कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करें। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वहां पे हमने देखा था कि जो सीक्रेट बेसिस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पार्लियामेंट सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो कोई आपका घर का मेंबर या बाहर का मेंबर कर सकता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा, एक बेस्ट सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट करवाने का। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दूर हैं, तो ऐसे केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हमको ध्यान से सुनना है, देखना। देखिए, जनरली आपको समझना है इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बताया जा रहा है कि हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, सपोज एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है या पर्टिकुलर स्टेट है, उसकी पार्लियामेंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर आप इस तरीके से एक ऑफिस बनाइए, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, एक यहाँ पे, जहां से वो क्या कर सके, वहां से पार्लियामेंट को समन कर सके, और वहां पे स्पीकर मतलब अलग अलग जगह पे, तो एक जगह कोलैबोरेट होके वो कर सके, और उनके सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें की जा सकती है। तो ये सारी चीजें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इन द फ्यूचर अगर कभी इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, कभी वॉर की सिचुएशन अराइज होती है, तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे रह के, अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे रह के जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। पार्लियामेंट का जो सेशन है वो सिंपली स्मूथली चलता रहेगा, लॉ बनते रहेंगे, कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, एक यही टाइम है जब हम
अपने पार्लियामेंट को डिजिटल पार्लियामेंट बना सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, व्हाट इज डिजिटल पार्लियामेंट। तो डिजिटल पार्लियामेंट के ऊपर आप अपने पॉइंट जो है हमें स्टडी टाइम ओनली 717@gmail.com ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हैं। तो जरूर से ईमेल करिएगा वहां पे, और ये अपने पॉइंट्स बताइएगा कि डिजिटल जो है पार्लियामेंट क्या बननी चाहिए, क्या जरूरत है कि एक डिजिटल पार्लियामेंट बना के हमारे जो है इंडिया के अंदर लेके आया जाए, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा वर्ल्ड के लिए भी कि हम इस तरीके से चीज़ों को कितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं। देखिए डिजिटली तो हमें होना ही पड़ेगा, ये तो 100% गारंटी है, लेकिन कल को होने से अच्छा है हम आज हो जाए, क्योंकि क्या है कि टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो इस चेंजिंग जो टाइम हो रहा है इसमें हमें पार्टिसिपेट करना होगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रोल दिखा रहा है चाइना, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है डिजिटली। तो इसलिए हमें भी अपना एक रोल फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हैं, फ्री पावर फॉर फार्मर्स। अब जनरल सी बात है, फार्मर्स को यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत सारे फ्री चीजें दी जा रही है, जैसे कि मेनली इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि जिससे क्या होगा, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से वो लोग यूज कर रहे हैं, हाई कैपेसिटी पंप यूज कर रहे हैं। अब जनरली क्या होता है, हाई कैपेसिटी जब भी पंप यूज किया जाता है तो ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रहा है, मतलब पानी, तो पानी का जो लेवल है वैसे ही बहुत ज्यादा नीचे है, इतना पानी है, लेकिन वो जब हाई लेवल पंप यूज कर लेते क्योंकि उन्हें बिजली का जो खर्चा आएगा उन्हें टेंशन तो रहती नहीं है, कई कई जगह पर फ्री दिया गया है, तो वो क्या कर लेते हैं, एक वहां से पानी निकाल लिए और सिंचाई वगैरह कर लिए, जो भी करना है कर लिए। तो एक जो सस्टेनेबल की ओर हमारा जो गोल है वो एक तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा, वो जो एक, तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है और सबको एक एक तरीके से आपको पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है। तो ग्राउंड वाटर डिक्रीज होगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें संभालना। पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बताया गया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप ऐसा कर सकते हैं, सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि फार्मर्स को क्या करना चाहिए कि वो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे उसके बेसिस में आप ऐसा करिए कि जो भी है आप उसे थोड़ा बहुत वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दीजिए, या कुछ थोड़ा सा इंसेंटिव वगैरह दे दीजिए और थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो वो कर सकते हैं अगर आप हेल्प करना ही चाहते हैं तो। लेकिन इस तरीके से पूरी तरीके से किसी चीज को फ्री करना, देखिए कोई भी चीज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग जाती है तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जर्नल सी चीज है, एक ह्यूमन बिहेवियर है जो आपको समझना होगा। कोई भी चीज इजीली मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक अगर कोई भी आपको कोर्स जो है फ्री मिल जाएगा तो मे बी पॉसिबल आप उसको इतना देखना अच्छे से पसंद नहीं करेंगे, मे बी पॉसिबल उसका जो क्वालिटी हो बहुत अच्छी क्वालिटी का लेक्चर हो, लेकिन वहां पे आप देखना पसंद ना कर रहे हो। या आप देखेंगे पेड कोर्सेज, मैंने भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स देखे हुए हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो पेड कोर्सेज मिलते हैं वहां पे इतनी अच्छी क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है, मैंने बहुत जगह पे ये चीज देखी है। तो ये चीज को भी आपको समझना है कि जो चीज पेड रहती है वहां पे अगर क्वालिटी नहीं भी है तो भी लोग उसे लेना पसंद करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक ही जनरलाइज ह्यूमन बिहेवियर ही होता है। एक बैलेंस अप्रोच हमें बना के चलनी है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, जैसे सपोज कहीं से नदी गुजरी है, वहां पे जो फार्मर्स है तो उनके फार्मर्स को तो बहुत इजीली बेनिफिट मिल जाएगा, वो पानी लेके अपनी खेत की सिंचाई वगैरह कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जो दूर रहते हैं तो उनको तो ये कॉस्टली पड़ेगा, उनको लेके आना पड़ेगा, उनको पंप की, तो दोनों पे डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे जो फार्मर्स है उनकी कैटेगरी आप अलग करिए, यहाँ के फार्मर्स की कैटेगरी अलग करिए। जैसे कि आप एक सिंपली वे में किसी को अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है, एक इक्विलिटी बनाने की जरूरत है। इक्विलिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है कि जो आगे नहीं आ पा रहा है हमें उसे आगे लेके आना है। तो ये पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं सारी चीजों को देखते हुए, तो आप यहाँ पे फार्मिंग के अंदर भी ये पॉइंट्स को रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है राजस्थान टॉप इन द वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स। तो ये आपको बस राजस्थान का नाम याद रखना, रैंक फर्स्ट है इसकी, टॉप किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए जनरल से। SCQ के बारे में हम देख लेते हैं, ये हाइपर इन्फ्लेशन के लिए काम करती है, एक तरीके से एंटी मलेरिया जो है ड्रग है ये। देखिए इम्यून सिस्टम क्या होता है, जब एक तरीके से
हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आता है, ऐसा वायरस जिसके बारे में हमारी बॉडी को बिल्कुल नहीं पता है, बाहर से एकदम से वायरस आ रहा और जिससे लड़ने की हमारे पास बिल्कुल क्षमता नहीं है, या ऐसा कह लीजिए हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी इस तरीके से पॉइंट नहीं है तो उससे लड़ सके, तो क्या करता है, सारी जो हमारी इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपर एक्टिव। तो जब भी हाइपर एक्टिव सिचुएशन अराइज होती है तो ऑर्गन फेल्यूर हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गन फेल्यूर आपको समझना है। तो यहाँ पे ऑर्गन फेल्यूर हो सकते हैं, इसलिए इसका एक SCQ का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता है। ये क्योंकि ये क्या करता है, जो हाइपर इन्फ्लेमेशन होता है इसको सप्रेस करता है, सप्रेस इम्यून सिस्टम, इसको आपको यहां से समझना है। जब बहुत तेजी से आपका एकदम से इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है तो उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है, और जो आपके ऑर्गन फेल्यूर हो जाते हैं, मे बी पॉसिबल किडनी फेल हो जाए, आपका हार्ट फेल हो जाए, तो उसको फेल होने से रोकता है और सिस्टमेटिक वे में चलने देता है। तो जनरली SCQ क्या करता है, वो वायरस को मारता नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, उसको स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जिससे वो लड़ सके। तो ये आपको समझना है। रिसेंटली कंटेक्स्ट की हम बात करते हैं तो WHO ने क्या किया था, सॉलिडेटरी ट्रायल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इसके ऊपर SCQ को रोक लगा दिया गया था, SCQ के ऊपर, और कि आप इसका व्यापार वगैरह नहीं कर सकते, और कह रहे थे कि हम एक बार इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे निकालेंगे देन करेंगे। तो अब इसने रिज्यूम कर दिया है, अब से बोला कि आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। आज का लेक्चर यहीं तक है। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और बस जो नीचे मैंने आपको बोला है कि आर्टिकल्स जरूर आपको पढ़ना है। सोशल वैक्सीन के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, तो उसको जरूर से आपको देखना है, एक बार जरूर से आप विजिट करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और सारी चीजें आप बताने की कोशिश करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।